नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट पे। मेरा नाम मयंक है और आज मैं फिटर की फर्स्ट ईयर की थर्ड क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है, आशा है आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्लासेस हैं हम आपको करा सकें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए देर न करते हुए थर्ड क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मूलभूत इकाइयों के बारे में पूछ रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम, लंबाई, मान, आयतन। दूसरा ऑप्शन है लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, मान, समय। लेंथ, मास, एरिया, लंबाई, मान, क्षेत्रफल, लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम। मूलभूत इकाइयां होती क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये दिमाग में आने वाला क्वेश्चन है कि मूलभूत इकाइयां क्या होती हैं। सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मूलभूत इकाइयां जो डिपेंडेंट ना हो, वो इकाइयां जो डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अगले क्वेश्चन मैंने कुछ टेबल बना रखी है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि मूलभूत इकाइयां होती क्या है। वे मूलभूत इकाइयां होती हैं जो दूसरे इकाइयों पर निर्भर नहीं करती। मूलभूत इकाइयां क्या करती हैं? जो दूसरी इकाइयों पर निर्भर नहीं होती और जिनमें दूसरी इकाइयां, जिनसे पहले तो निर्भरता नहीं है और इनसे दूसरी इकाइयां बनाई जाती। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7। और सातों के नाम कुछ दे रखे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? मीटर दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है, सेकंड दे रखा है, एम्पीयर दे रखा है, केल्विन दे रखा है, मोल और कैंडेला दे रखा है। कितनी? 7। और उन 7 यूनिट्स की अलग अलग भौतिक राशियां बता रखी है। टाइम, मास, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 टोटल फिजिकल सब्सटेंस है, इनकी 7 मूलभूत इकाइयां हैं। तो मूलभूत इकाइयों में यही हो गया कि वो इकाइयां जो किसी दूसरी इकाई पर निर्भर ना करें, ठीक है, और उन इकाइयों से नई इकाइयां बनाई जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और दिख रहा होगा। ये 7 मूलभूत इकाइयां जो है आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए काम देगी। 4 ऑप्शन दे रखे, लेंथ, मास, वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। डिपेंडेंट हो गया क्योंकि लेंथ पे डिपेंडेंट है। देखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, एरिया। फिर देखिए, एरिया जो है ये भी लेंथ पे डिपेंडेंट है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम, यहां पर भी देखिए वॉल्यूम दे रखा है, ये भी लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेंथ मतलब मीटर क्यूब या फिर लेंथ डॉट। आई होप आप देख पा रहे होंगे। बट एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा है, इकाइयां हैं जो है जैसे लेंथ, मास और टाइम जिसमें दे रखा है, वो इकाई क्या है? वो डिपेंडेंट नहीं दिख रही। तीनों इकाइयां अलग अलग हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अलग अलग डिपेंडेंसी है। ठीक, किसी और इकाई पे डिपेंडेंसी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट नजर आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन मूलभूत इकाइयों को आप जरूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम क्या दर्शाता है? एम के एस, एम मतलब क्या होता है? मास, सॉरी मीटर। ये मतलब किलोग्राम। एस मतलब सेकंड। एम और के और एस का मतलब ये हो गया। ठीक, तो इसमें एम का क्या मतलब हो गया? मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 इंचेस।
1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 25.4 मिलियन। तो क्या है कि फिलहाल तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हम कुछ एक्सपैंड क्लासेस में जान लें। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन का आंसर बता देता हूँ कि जो आंसर आएगा इसका 25.4 मिलीमीटर होता है, क्योंकि एक इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 529 का वर्गमूल क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 13, 23, 33, 43। आई होप आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी। और अगर 20 का वर्गमूल निकालते हैं तो 529 क्या होता है? 529 का अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो उसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 23 इंटू 23। इसका मतलब 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। अगर 529 23 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया? ये जो किसका वर्गमूल हो गया? ये 23 का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Convert 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। 0.456 दशमलव बिंदु को प्रतिशत में बदलिए और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ठीक है, कह रहा है कि 0.456 मतलब 0.456 को परसेंटेज में चेंज करना है। आप चाहें इसको कई तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 45.6, 45.6% आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं। अगर ये 0.456 लिखा है, ठीक है, अब इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे? 0.456, अगर ये पॉइंट हटेगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 2 3 नंबर से 1 2 3, इसका मतलब कह रहा है 1000 में 456। वही तो बात हुई, 1000 सॉरी 1000 कह रहा है 1000 में 456। इसका मतलब 1000 में कितने हैं? 456। एक में कितना है? 456 बटे 1000। 100 में कितना आ जाएगा? इंटू 100। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 456 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 45.6%। हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमारा जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसको, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। 0.456 को डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं? आप चाहो तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी आप चाहो तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आप 45.6% आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अगर 400.456% है, इसका मतलब आप सीधे उसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो तो आ जाएगा 456 डिवाइड बाय 1000। अगर आप देखते हो कि 456 डिवाइड बाय 1000 मतलब 1000 में 456, तो अगर 1000 में 456 है तो एक में कितना है? 456 बटे 1000। तो 100 में कितने? 456 बटे 1000 डिवाइड इंटू 100। क्या मतलब इस जो परसेंटेज आ जाएगा वो 45.6। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है ये, इसका कन्वेंशनल सिंबल किसका है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो कन्वेंशनल सिंबल है किसका है? पानी का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए कन्वेंशनल सिंबल किस मटेरियल का कन्वेंशनल सिंबल है? तो ये दिख रहे हैं, ये जो कन्वेंशनल सिंबल है, ऐसा कोई भी सिंबल आता है, इस तरीके की कोई चीज आती है जिसमें आगे और पीछे इस तरीके का बना है तो हमेशा ये लकड़ी का होता है। ये वुड का हो गया। ये कन्वेंशनल सिंबल किसका है? वुड का। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरणों का नाम पहचानना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, टी स्क्वायर। हालांकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये जो भी फिगर दे रखा है इसको पहचान लिया होगा। बचपन से हम इसको देखते हैं और हमेशा इसको चांदा या फिर प्रोटेक्टर कहते हुए आए हैं। बट फिर भी ये 4 ऑप्शन है। हम टी स्क्वायर के बारे में भी जान लेते हैं, फ्रेंच सी या फ्रेंच कर्व भी देख लेते हैं, सेट स्क्वायर गुनिया कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने इनके फिगर्स ऑलरेडी बनाकर रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका सेट स्क्वायर है, ठीक है। सेट स्क्वायर क्या है? 45। ये क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, हम इसको समकोण कह सकते हैं। समकोण होता है जिसमें एक डिग्री एक चीज, एक ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी 45 डिग्री के होते हैं। सेट स्क्वायर ये है आपका फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व देख पा रहे हैं, फ्रेंच कर्व। इसके बाद ये आपका टी स्क्वायर है।
ये आपका टी स्क्वायर। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिख गए, तीन ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ये भी, ये आपका सेट स्क्वायर है, ये सेट स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है और फ्रेंच स्क्वायर, इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है क्या है, बाकी बचा हुआ प्रोटेक्टर है, ये चांदा ही है जो अपनी जिंदगी में देखते चले आए, तो इसका जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का नाम बताइए, का नाम खोजें। तो सिंपल सी बात है, जो भी एक सेट स्क्वायर होता है, अगर उसका एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाता है, अगर ये 90 डिग्री का ऑलरेडी है, अगर ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला दे रखा है जो, वो भी ये वाला जो एंगल है, अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी उसकी मजबूरी हो जाती है कि बाकी वो बचे हुए एंगल जो है 45 के होंगे, क्योंकि एक समकोण होता है। अगर ये समकोण नहीं रह गया तो ये सेट स्क्वायर रह ही नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए इसके कोण एंगल चेंज कर दिए, ये 9, अगर आपने इसको 45 नहीं रखा, अगर आपने इसको 45 डिग्री में नहीं बना, तो ये सेट स्क्वायर का ये वाला जो एंगल होगा वो 90 नहीं रह जाएगा, वो कुछ इस तरीके का सेट स्क्वायर जाकर बन जाएगा, ऐसे करके कुछ, या तो बढ़ा हुआ या तो कुछ घटा हुआ, कुछ इस तरीके का। तो कहने का मतलब ये जी, ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसका एक एंगल 90 है, दूसरा 45 को ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे कंपास का यूज किया जाता है क्या ड्रॉ करने के लिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, वेल नोन है, सबको पता है कंपास का यूज सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हम कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी आ गए हैं, तब परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट लेक्चर से आपको वापस से चैप्टर वाइज चीजें मिलने लगेगी। कुछ क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल के आ गए हैं तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। टू बी द जॉब, टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, नौकरियां काम में होना। नौकरियां काम में होना क्या कहलाता है? रोजगार कहलाता है, स्किल कहलाता है, नॉलेज कहलाता है, एप्टीट्यूड कहलाता है, योग्यता कहलाता है। बहुत आसान सा सवाल है ना, बहुत आसान सा जवाब भी है। अगर हम बात करें आप किसी नौकरी में तो इसका मतलब आप रोजगार में, ऑप्शन ही करेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूम। आप जो रिज्यूम बना रहे हो, आप जो भी रिज्यूम बनाते हो, उस रिज्यूम में ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी कहाँ पर डालते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव, पर्सनल डिटेल्स और अचीवमेंट्स। अब कह रहे हैं इन 4 में से आप कहाँ डाल रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम करियर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भैया हम करियर के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक। व्यक्तिगत विवरण मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। अचीवमेंट मतलब आपने क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या पढ़ाई करी, इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले आप खुद सोच कर देखोगे क्या कह रहा है कि जन्म तिथि, स्थायी पता, एड्रेस वगैरह आप कहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालोगे। तो ऑब्वियसली जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालोगे तो E2 ऑप्शन करेक्ट है, जो E2 है आपका करेक्ट आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। अब कोई पर्सन है जिसकी मानसिकता ही विकास की है, हमेशा बढ़ना चाह रहा है, तो 4 ऑप्शंस में तो कौन करेक्ट है? अगर क्या भैया कोई भी पर्सन अगर उसकी मानसिकता विकास की तो क्या वो रिलैक्स करेगा? ठीक है, क्या वो चुप रहेगा? चुप रहना क्या मानसिकता विकास की है? हाँ, समझदारी, संतोष जन, मतलब अगर कोई कहे कि मैं सयाना हो गया हूं तो भले चुप है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी मानसिकता अगर बढ़ने की, आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो हमेशा चुप रहेगा। जहां उसको जरूरत है वहां वो बोलेगा जरूर, ठीक है। बिकम अमीर, अमीर बनना, केवल विकास की मानसिकता पैसों से नहीं गिनी जा सकती। भैया अमीर बन रहे हैं इसलिए काफी अमीर बन रहे हैं, मतलब अमीर बनना है इसलिए विकास की मानसिकता। तो क्या कह रहा है कि ये 3 ऑप्शन तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टरी नजर आते हैं, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। चौथा तो सेकंड, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है ग्रोथ, चेंज, लर्न, मतलब ग्रोथ भी कर रहा है, चेंज भी कर रहा है, सीख भी रहा है, बदलाव भी कर रहा है। तो सारी चीजें, 4 ऑप्शन को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट सा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट ईयर। चार ऑप्शन दे रखे, कोई कौन सी ऐसी जॉब है जो आउटडेटेड हो गई इन 5 सालों में। आप खुद देख पा रहे होगे कि स्विगी एक कंपनी, कोई स्टार्टअप है, नई नई स्टार्ट हुई। उबेर ये भी एक स्टार्टअप है जिसमें आप कार सर्विस मतलब कार आप रेंट पे ले सकते हो। ओला इज ऑल्सो काइंड ऑफ उबेर जहाँ पर आप रेंटल कार ले लेते हो। बट जो एसटीडी बूथ से थे जहाँ पर आप जाकर फोन कर पाते थे, टेलीफोन कर पाते थे अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को। ये चलन आज की डेट में पुराना सा लगने लगा है और यहाँ पर ये चीजें चलन आपको कई जगहों पर बिल्कुल ही बंद दिखेगा, नजर ही नहीं आएगा। तो ये जो चलन है वो पुराना हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 5 ऑप्शन ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उसने बोला एथिक्स क्या है, नैतिकता का अर्थ है। 4 ऑप्शन फिर से दे रखे, डिसाइड व्हाट राइट रॉन्ग फ्रॉम ह्यूमन कंडक्ट, तय करें मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत। नेम ऑफ सिटी, एक शहर का नाम। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल। नॉट रेलेवेंट टू द सोसाइटी, सोसाइटी से संबंधित नहीं। भाई नैतिकता क्या है, बहुत सरल सा सवाल है। अगर आप इस पर सोचें तो आपको खुद समझ में आता है कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये नैतिकता है। ऑप्शन ए करेक्ट नजर आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे, नॉट पंक्चुअल, समय का पाबंद नहीं। मोटिवेट्स और एटीट्यूड एंड एक्शन, वेरी कॉस्टली, ऑल हैव सेम वैल्यूज। यहां पर जो मूल्य की बात कर रहे हैं ना, जिस मूल्य की चर्चा कर रहा है, वो कॉस्ट से लेकर उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मूल्य की बात कर रहे हैं तो वहां पंक्चुअलिटी का बात कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य नजर नहीं आता। ठीक, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। ऑल हैव सेम वैल्यू मतलब पैसे का भी मूल्य सेम है और चीजों का भी मूल्य सेम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। दिस इज नॉट करेक्ट। तो टोटल मेरे पास एक ऑप्शन नजर आता है कि जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, मोटिवेट्स और एटीट्यूड इन एक्शन। ठीक, जो भी मूल्य है हमारे एक्शन को मोटिवेट करते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। सिलेबस गलत। यूनिट, संविधान कोई इकाई नहीं है, मापांक भी नहीं है। यहाँ प्रस्तावना होना चाहिए। अगर हम प्रस्तावना लिख दें तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं नजर आता है, सही है। 2 प्रस्तावना इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन्हें कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं अनुचित पर 2 को पहचानिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। सबसे पहले साउंड पोल्यूशन आपने सबने सुना, प्रॉपर टर्म नजर आता है। ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन सबने सुना होगा, एयर पोल्यूशन जैसे शब्द होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसा शब्द होता है। फिर वाटर पोल्यूशन की बात, जल प्रदूषण भी होता है। ये तीनों रेलेवेंट नजर आते हैं, बट हरित प्रदूषण उतना रेलेवेंट लगता नहीं है इन 3-4 ऑप्शन के बीच में। तो ऑलरेडी पहला ऑप्शन करेक्ट नजर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाप्स स्टैंड्स फॉर, NAPS का क्या मतलब है। नाप्स होता क्या है, नाप्स क्या होता है, जो ITI के छात्र होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं, वो अप्रेंटिसशिप के लिए एक पोर्टल होता है, भारत सरकार द्वारा डिजाइन बनाया गया पोर्टल है। वो बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए आगे बढ़ाता है, उनको आगे हेल्प करता है, अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डलाता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेशनल एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन स्कीम, जो कि गलत है। अप्रेंटिसशिप का एडवर्टीजमेंट से कोई लेना देना नहीं। नॉन अप्रेंटिसशिप, जब भी मैंने बोला कि अप्रेंटिसशिप कराने के लिए कह रहा, तो फिर नॉन अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब हो गया, बी मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट नजर नहीं आता। नेशनल अपॉइंटमेंट प्रोग्रामिंग स्कीम, अपॉइंटमेंट नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बट पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, जहां पर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन करने के लिए एक स्कीम चलाई गई जो NAPS के नाम से पूरे ऑल ओवर द इंडिया फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि इस डैश इस मेजर चेंज टेक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन